नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम के ऊपर और नंबर सिस्टम की 3 क्लासेज अब तक हो चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं इस क्लास के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आए तो आप पिछली 3 क्लासेज देखेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है। और आज की क्लास के अंदर हम कुछ पिछली क्लास की जो टॉपिक है उनको रिवाइज करेंगे, साथ ही साथ में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे, नेक्स्ट पैटर्न के ऊपर बात करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट इस क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के अंदर हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे और 2 क्वेश्चन अपने क्लासेज के अंदर से ही हमें देखने को मिलेंगे और कोई भी नया पैटर्न जो है इसके अंदर नहीं पूछा जाता। तो इस टॉपिक को अगर आप करेंगे तो पक्का पक्का आपके जो 2 क्वेश्चन है वो पक्के हो जाएंगे। तो पहले हम रिवाइज करते हैं पिछली क्लास के कुछ टॉपिक और उसके बाद में चलते हैं न्यू टॉपिक के ऊपर। तो देखो, क्लास का जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने एक बात की थी एक टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम उसे रिवाइज करते हैं। इकाई अंक ज्ञात करना। अब देखो, हमें इकाई अंक ज्ञात करना, जब भी हमें इकाई अंक ज्ञात करना होता है तो उसका सबसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इकाई अंक ही ज्ञात करना है तो हमें ध्यान किस पे देना है? इकाई अंक पे ही ध्यान देना है। मतलब कोई भी संख्या में कितनी भी बड़ी अगर दिखाई देती है लेकिन हमें ध्यान देना है उसके इकाई अंक पर। ठीक है, जैसे लेटर सपोज यहां पर मैं लिखता हूं, ठीक है, ये संख्या है और इसकी जो पावर है वो है 461। ठीक है, अब इसका मुझे क्या ज्ञात करना है? इकाई अंक ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि जब भी किसी संख्या का आपको इकाई अंक ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले आपको जो इकाई अंक है उस पर ध्यान देना होता है। मतलब कि जो इकाई अंक है ये ही हमारी क्या हो चुकी है? संख्या हो चुकी है। देखो, 2 की पावर 461। और सेकेंड स्टेप मैंने आपको बताया था कि जो भी पावर दी जाती है उसके अंदर हमें 4 का भाग लगाना है और भाग लगाने के बाद में जो भी शेषफल आता है उसको उसकी पावर माननी है। ठीक है, अब देखो यहां पर है 2 तो 2 वापस लिख दिया। साथ ही साथ में 461 के अंदर हमें क्या लगाना है? 4 का भाग लगाना है। तो 461 के अंदर जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बचेगा यहाँ पर एक शेषफल बचेगा। अब देखो कैसे बचेगा। देखो, 4 के पाड़े से काटते तो 4 एकम 4, उसके बाद में यहाँ पर 6 तो 4 एकम 4, शेषफल कितना बचा? 2 बचा। 2 बचा तो यहाँ पर देखो ये कितना बन जाएगा? 21 बन जाएगा। 21 के अंदर 4 का भाग देंगे तो 5 बार जाता है और 1 बच जाता है हमारा शेषफल। तो देखो 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 का मतलब हमारा कितना यूनिट डिजिट हो गया? यहाँ पर हमारा जो इकाई अंक है वहां पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कई कई बार ऐसा होता है सिंगल संख्या ना दे करके कई बार हमें कॉम्बिनेशन के अंदर संख्याएं दे दी जाती है। लेटर सपोज ये प्लस के अंदर दी जा सकती है, माइनस में गुणा में भी हमें दी जा सकती है। तो देखो वो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ये देखो। अगर यहां पर 4 की पावर 61 प्लस 27 की पावर 9 दी जाती है, अब इसका क्या आंसर होगा? तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो संख्या है इकाई अंक, वो इकाई अंक वैसा का वैसा में लिखना है और साथ ही साथ में जो संख्या पावर के अंदर है उसको हमें डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, और 4 से क्यों करना है इसका रीजन मैं आपको इस क्लास के अंदर बताऊंगा। ठीक है, अब देखो 61 के अंदर हम भाग लगाएंगे तो शेषफल बचेगा 1। ठीक है, और यहाँ पर 27 है, 27 के अंदर डिजिट जो है वो है 7, क्योंकि इकाई अंक पर हमें ध्यान देना तो 7 हमने यहाँ पर लिखा। उसके बाद में देखो 9 लिखा हुआ है, 9 के अंदर जब हम 4 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा? शेषफल बच जाएगा 1। ठीक है, तो 1 बच गया। अब देखो ये है 4 और ये है 7, 7 और 4 11, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 1। तो 1 जो है हमारा आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई कई बार ये मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी आ जाते हैं, मतलब गुणा के अंदर आ जाते हैं। जैसे 256, 665, 442,
इस तरीके से मान लो हमारे पास में कोई संख्या आ जाती है, ठीक है। फिलहाल ये नंबर्स के अंदर, जो पावर्स के अंदर कोई संख्या इसके अंदर नहीं दी गई, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो हमारा वही स्टेटमेंट है, उसी एक स्टेटमेंट के ऊपर हमें चलना है और हमारा ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या था वो स्टेटमेंट? इकाई अंक अगर ज्ञात करना है तो नंबर इकाई के ऊपर ही हम ध्यान देंगे। कौन सा संख्या? इकाई संख्या। देखो 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 था तो 5, और यहाँ पर 2 था तो हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसको आपस में गुणा कर लो, 6 पंजा 30, 30 दूनी 60, 60। तो इकाई अंक पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो 0 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0 है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी जगह अगर ऐसा आ जाता 256 का स्क्वायर 665 की पावर 21, 442 की पावर 33, इस तरीके से अगर हमारा आ जाता तो भी हम क्या करते? हम ध्यान देते उसके यूनिट डिजिट पर, मतलब इकाई अंक पर उसके ध्यान देते। जैसे यहाँ पर 6 है तो 6 लिख दिया, 6 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? यूनिट प्लेस पे है 5, 5 का पावर 21 इंटू 442 है, लेकिन 2 की पावर 33, 33 हम लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि जो भी पावर है उसके अंदर हमें 4 का भाग देना है। अब जैसे 2 के अंदर 4 का भाग नहीं लगता तो हमें 6 की पावर 2 वैसा का वैसा लिखना है, इंटू 5 की पावर 21। अब देखो 21 के अंदर जब हम भाग लगाएंगे 4 का तो कितना शेषफल बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है, एक शेषफल बचेगा। तो 5 की पावर 1 इंटू, अब देखो 2 की पावर 33 है, 2 की पावर 33, तो 33 के अंदर जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल बचेगा 1, ठीक है। तो 2 की पावर 1 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, देखो इसका आएगा 36, लेकिन हमें क्या लेना है? सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस वाला, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? ओनली 6 लेंगे। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2। अब इनको आपस में गुणा कर लो, क्योंकि 6 पंजा 30, 30 दूनी 60, तो हमारा क्या आ जाएगा? इसका भी हमारा आ जाएगा यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इकाई अंक ज्ञात करने का तरीका। देखो कुछ कुछ इकाई अंक जो होते हैं इसके अंदर फिक्स भी होते हैं, वो देखो उसके ऊपर हम बात करते हैं, जिसके अंदर हमें इकाई अंक निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम देखकर बोल सकते हैं कि इसका जो इकाई अंक है वो क्या होने वाला है, ठीक है। आप देखो फिक्स यूनिट डिजिट, मतलब जो इकाई अंक फिक्स होते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम बात करते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ, ठीक है, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3 और 1 की पावर 4। देखो 1 की पावर 1 भी 1 है, 1 की पावर 2 भी हमारा क्या है? 1 है, 1 की पावर 3 भी 1 है और 1 की पावर 4 भी हमारा 1 है। मतलब अगर कहीं पर भी हमें 1 की पावर कुछ भी देखने को मिले तो हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मैं लिख दूँ 41 की पावर 41, जब भी हमें यहाँ पर 1 दिखाई दिया जाता है तो हमारा फिक्स है इकाई अंक क्या आने वाला? 1 आने वाला। तो इसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट 1 लिखना है। लेटर सपोज यहाँ पर आ जाता 661 की पावर 661, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पावर चाहे कुछ भी हो, हमें 1 जब भी यूनिट प्लेस पे मिलेगा तो हमारा हमेशा ही इकाई अंक जो है 1 होगा। तो एक चीज हमें याद कर लेनी है कि जब भी हमें यहाँ पर इकाई अंक के अंदर 1 देखने को मिले तो हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब 1 के अंदर हमेशा ही इकाई अंक हमारा 1 फिक्स रहता है। आप देखो अब बात करते हैं सेकंड। अब बात करते हैं 5 के ऊपर। देखो अगर यहाँ पर 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4। देखो 5 की पावर 1 कितना? 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 125 और 5 की पावर 4 कितना होगा? 625। देखो यहां पर पावर 1 थी फिर भी 5 था, पावर 2 थी तो भी 5 था, पावर 3 थी फिर भी 5 और पावर 4 थी तो भी 5। इसका मतलब हमें 1 के अलावा 5 में भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें 5 देखने को मिलता है, उसकी पावर कुछ भी देखने को मिले, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि इसके जो पावर आने वाली है, इसका जो इकाई अंक आने वाला है वो हमारा 5 ही आएगा। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 61 की पावर 661 इंटू 555 की पावर 555 या फिर 555
ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आ जाता है तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कर सकते हैं ओरली बिल्कुल। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें 1 दिखाई दे रहा है और फिर आपको याद आएगा कि 1 के अंदर तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्ट 1। और यहाँ पर है 5, जब भी यूनिट प्लेस पे 5 दिखाई देता है तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सेम संख्या मतलब 5 की जगह 5 ही वापस आ जाएगा, तो 5 × 1, तो इकाई अंक इसका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेट अस सपोज इसके अंदर थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन इसका और आ जाता है, तो देखो 51 की पावर 51 और 565 की पावर 51 इंटू यहाँ पर आ जाता है 2 की पावर 9 आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जब कॉम्बिनेशन दोनों का हो जाए, मतलब ये जो फिक्स और जो फिक्स नहीं है उन दोनों संख्याओं का कॉम्बिनेशन अगर साथ में आ जाता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अभी देखो जैसे यहाँ पर 1 है, 1 का तो हमारा हमेशा फिक्स रहता है 1 आता है, 5 का भी हमारा फिक्स रहता है कि 5 आता है, लेकिन 2 का हमारा कोई फिक्स नहीं है, 2 का हमारा फिक्स नहीं है, तो उसको कैसे निकालेंगे, उसको उसी बेसिक तरीके से हम निकालेंगे। कैसे कि जो संख्या दी गई है उसके इकाई अंक को हम लिखेंगे, तो ये इकाई अंक हमने यहाँ पर लिख दिया। जो पावर दी गई है उसमें 4 का भाग लगाना है और हमें क्या लिखना है, शेषफल लिखना है। तो 9 के अंदर जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल बचेगा 1, तो ये आ गया यहाँ पर 1। अब इनको कैलकुलेट करो, 5 दूनी 10। ठीक है, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, यहाँ पर इकाई अंक आ जाएगा हमारा 0, इकाई अंक हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी तक 5 का फिक्स बता दिया और 1 का फिक्स मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद में देखो एक फिक्स नंबर और होता है, जैसे 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, इसको कैलकुलेट करते हैं। 6 की पावर 1 भी 6 आएगा। ठीक है, 6 की पावर 2 मतलब 36, 6 की पावर 3 मतलब 216। तो मतलब पावर कुछ भी किया जाए, अगर 6 की कितनी भी पावर आ जाती है तो भी हमारा क्या रहता है, 6 ही फिक्स रहता है। ठीक है, तो देखो कौन कौन से फिक्स वाले हैं, देखो एक 1 फिक्स वाला है, एक 5 फिक्स वाला है, एक 6 फिक्स वाला है और एक 0 जो है हमारा हमेशा ही फिक्स रहेगा। मतलब अगर जब भी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 1560 में से इकाई अंक अगर आपको देखने को मिलता है तो वो हमारे लिए एक बिल्कुल गुड न्यूज है, क्योंकि वहां पर हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट हम आंसर को क्या करेंगे, टिक करेंगे। ठीक है, आंसर को टिक कर देंगे। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं जो फिक्स और बिना फिक्स दोनों का मिक्स होगा। ठीक है, तो देखो किस तरीके से उसको हम करेंगे। दो की पावर 56, 555 की पावर 621, 6 की पावर 662 और 3 की पावर 7। लेट अस सपोज ये क्वेश्चन हमें एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, क्योंकि ये है दोनों का मिक्स। ठीक है, तो देखो 2 की पावर 56। ठीक है, 2 की पावर 56 के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो 4 का भाग लगाएंगे तो या तो शेषफल 0 बचेगा, देखो शेषफल बचेगा 0, तो 0 और 4 जब भी हमें 0 देखने को मिलता है तो वहां पर हमें 4 लिखना है। ठीक है, जैसे 56 को 4 से भाग लगाया, ठीक है, तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा 0, तो 0 वाली जगह हमें 0 और 4 कोमा में रखते हुए 0 और 4 दोनों मानना है। ठीक है, तो जब भी हमें शेषफल 0 देखने को मिले तो हमें वहां पर 0 ना लिख के हमें वहां पर 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अब इसको किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 2 की पावर 4। अब ये देखो ये फिक्स है, 5 हमें दिखाई देगा, इसका मतलब 5 की जगह हमें 5 वापस लिखना है। ठीक है, साथ ही साथ में यहाँ पर 6 है, 6 भी क्या रहता है हमारा फिक्स रहता है, तो 6 की जगह भी हमें डायरेक्ट 6 लिखना है। ठीक है, उसके बाद में देखो 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 का क्या मतलब होता है, सबसे पहले 3 जो है हमारा फिक्स वाला नहीं है, फिक्स वाला नहीं है तो हमारा जो रूल होता है कि 4 का भाग लगाओ और शेषफल लिख दो। देखो 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब इनका करते हैं आगे सॉल्यूशन। देखो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 होता है हमारा 16, 16, लेकिन ज्ञात क्या करना है, यूनिट प्लेस पे ज्ञात करना है, तो हमें इस 1 को करना है इग्नोर और खाली 6 पर ध्यान देना। तो ये हो गया हमारा 6 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 3 की पावर 3 मतलब कि 27, 3 की पावर 3, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27।
लेकिन जब हमें इकाई अंक ज्ञात करना होता है तो हमें ध्यान देना होता है ओनली इकाई अंक पर। तो 27 में क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 7। अब देखो 6 पंजा 30 और 6 सता 42, 6 7 42। हमें ध्यान देना है खाली इकाई अंक पर। तो देखो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 है, तो हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 जो है हमारा इकाई अंक आ जाएगा। ठीक है, 0 जो है हमारा इकाई अंक आ जाएगा। तो ये था हमारा मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद में देखो हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, और एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो जहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ही ज्यादा संभावना रहती है। देखो गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अब हमें सीखना है कि गुणनखंड की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो गुणनखंड, देखो दो तरह के गुणनखंड होते हैं। जब भी हम किसी के टुकड़े करते हैं, देखो जैसे 40 है, 40 के हमें गुणनखंड करने हैं, तो देखो 20 इंटू 2, उसके बाद में 5 इंटू 4 इंटू 2। ठीक है, अब देखो इसके टुकड़े करने पड़ेंगे हमें, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये तो संख्या थी छोटी सी संख्या, तो हमने इसको डायरेक्ट कर लिया। तो एक तरीका मैं ऐसा बताता हूं कि जो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हमारी यहाँ पर आ जाए, हम डायरेक्ट उसके अंदर गुणनखंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो गुणनखंड करना। ठीक है, एक चीज देखो ध्यान देने वाली है कि जैसे हम इकाई अंक ज्ञात करते थे तो हम ध्यान देते थे इकाई पर। तो जैसे ही इकाई अंक ज्ञात करना दे तो हमें डायरेक्ट याद आना चाहिए कि हमें उसमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पर ध्यान देना है। और वैसे ही देखो इसके अंदर क्या था, गुणनखंड। गुणनखंड की संख्या, जैसे ही गुणनखंड शब्द देखते हैं जल्दी से हमें उसके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। ठीक है, और गुणनखंड कैसे करते हैं उसका तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो यहां पर मैं लिखता हूं कि 20 और यहां पर मैं लिखता हूं 40। ठीक है, अब इसके गुणनखंड कैसे होंगे, देखो 20 है तो सबसे छोटी संख्या 2 है यहाँ पर, और 2 का हमारा भाग जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पर संख्या लिखते हैं ये हो जाता है बिल्कुल भाग के जैसा, मतलब कि 20 के अंदर हमें क्या लगाना है, 2 का भाग लगाना है। ठीक है, तो ये कितनी बार होगा, 10 बार। उसके बाद में देखो फिर से ये 2 से भाग जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 2 पंजे 10। अब देखो यहाँ पर 5 के अंदर 2 का भाग नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, तो किसका जाएगा, 5 का जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5, तो ये आ गया 1। तो देखो 20 के गुणनखंड कैसे हो जाएंगे, 20 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हो जाएंगे हमारे गुणनखंड। अब देखो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, अब ये चीज भी अपने को समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो 20 को हमने इस रूप के अंदर लिखा है, इसका मतलब गुणनखंड का मतलब होता है छोटे से छोटे टुकड़े। और ये क्या है, अभाज्य संख्याएं, ये है अभाज्य संख्या। मतलब गुणनखंड के अंदर हम अभाज्य संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब जैसे 40 है, ठीक है, इसको 2 से करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 20, फिर से 2, यहाँ पर आ जाएगा 10, फिर से 2, यहाँ पर आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 5। तो 20 के बाद में अब देखो 40 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 की पावर 3 गुणा 5, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें गुणनखंड करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखो क्या तरीका रहता है गुणनखंडों की संख्या निकालने का। इसके लिए अपने को 2 फॉर्मूले याद करने हैं, P+1 Q+1 और R+1। ठीक है, ये देखो ये फॉर्मूले हैं, P+1 Q+1 और R+1। अब सबसे पहले कि कैसे पता चलेगा PQR क्या है, देखो PQR है वो है हमारी पावर्स। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 20, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 चौके 20। लेकिन गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं के रूप में उसको प्रकट करना। ठीक है, अभाज्य संख्या जो 5 तो है यहाँ पर अभाज्य संख्या है, पर क्या 4 यहाँ पर अभाज्य संख्या है, नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 2। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर हमें गुणनखंडों की संख्या
20 के अंदर ज्ञात करनी हो, 20 में हमें गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी, तो कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई करेंगे। अब देखो p+1 q+1 और r+1, देखो 5 की पावर क्या है, 1 है, इसका मतलब p हो जाएगा हमारा 1, और 2 की पावर 2 है, इसका मतलब q हो जाएगा हमारा 2। अब r यहां पर कुछ भी नहीं है तो हमें लिखने की जरूरत यहां पर नहीं है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, p+1 यहां पर वैल्यू रखेंगे तो आ जाएगा 1 + 1, q+1 मतलब 2 + 1, और यहाँ पर r बराबर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0 + 1 मतलब कि 1 हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर 2 गुणा 2 + 1 3, तो 3 दूनी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 6। मतलब कि कुल गुणनखंडों की संख्या अगर हमें ज्ञात करने को कह दे तो हम कैसे करेंगे, p+1 q+1 और r+1, या फिर हम अगर अपनी लैंग्वेज के अंदर बोलना चाहे तो पावर्स में एक ज्यादा करके उन पावर्स को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक 120, ठीक है। लेट अस सपोज ये एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि 120 के हमें क्या करने, गुणनखंड करने। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कि इसके सबसे पहले हमें लिखने होते हैं गुणनखंड। तो 120 2 यहाँ पर आ जाएगा 60, फिर से 2 यहाँ पर आ जाएगा 30। जैसे ही हम ये संख्या लिखते हैं उसका मतलब होता है इस संख्या का इस संख्या में भाग लगाना। जैसे 120 में 2 का भाग लगाया 60, 60 में फिर से 2 का भाग लगाया 30, 30 में 2 का भाग लगाया यहाँ पर आ जाएगा 15, फिर 3 का भाग लगाया यहाँ पर आ जाएगा 5, और ये 5। तो ये आ जाएगा गुणनखंड। मतलब 120 को अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लिखना चाहें तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, और ये 5 5 ये 15, 15 8 120, ठीक है। ये हमारे हो जाएंगे गुणनखंड। अब इन गुणनखंडों को जैसे ये 2 की पावर 3 भी हम लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब हमारा क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो होता है हमारा p+1 q+1 और r+1। अब देखो p यहां पर हमारा 3 है, p बराबर 3, q बराबर 1 और r बराबर 1 होता है। तो p का वैल्यू हम 3 रखेंगे तो 3 + 1, q का वैल्यू 1 रखेंगे 1 + 1, और r की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 1, ठीक है। अब देखो ये क्या आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 और 2। अब इसको करेंगे आपस में गुणाते, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारी आ जाएगी गुणनखंडों की संख्या। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, गुणनखंडों की संख्या जो है हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला हमने सीख लिया कि कुल गुणनखंडों की जब भी संख्या ज्ञात करनी होती है तो p+1 q+1 और r+1। और सबसे बड़ी बात ये फॉर्मूला हमें याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर फॉर्मूला हमें याद नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। और पिछले सालों के अंदर इस फॉर्मूले के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए बनता है, ठीक है। उसके बाद में कई बार ऐसा भी हो जाता है कि गुणनखंडों की जब भी संख्या ज्ञात करते हैं तो साथ ही साथ में कई बार ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि इन गुणनखंडों में से अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। कैसे पूछ लेंगे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, जैसे कि हमने यहां पर किया 120, ठीक है। जैसे 120 का हमने ज्ञात किया था, ठीक है। अब जैसे उसके सबसे पहले हमने क्या किए, गुणनखंड किए। अब इन गुणनखंडों से हमने ज्ञात किया कि कुल गुणनफलों की संख्या। लेकिन अब हम ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड। अब इसका फॉर्मूला होता है कि जो भी पावर्स थी सभी घातों का योग, घातों का क्या करना है, हमें योग करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमने टुकड़े किए, तो टुकड़े करने पर हमारा क्या आया, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। और हमारा फॉर्मूला है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का घातों का योग, घातों का योग।
अब देखो इनकी घात देखो, 3 + 1 + 1, ये हो जाएगा हमारा 5। तो ये अगर फॉर्मूला हमें याद होता है तो बहुत ही इजी वे के अंदर हम यहाँ से दोनों ही फॉर्मूले को लगा सकते हैं और इनके आंसर हम बिल्कुल इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट। लेट अस सपोज क्वेश्चन का थोड़ा सा वर्जन आपको चेंज कर दिया जाता है। मतलब कि जो सिंगल संख्या थी, जैसे 120 दिया हुआ था, तो 120 के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले उसके गुणनखंड किए। लेकिन अगर सिंगल संख्या नहीं देके अगर गुणा के अंदर इस तरीके से संख्या दे दी जाए तो हम क्या करेंगे, अभी भी हमें वही करना है। क्या करना है, सबसे पहले हमें गुणनखंड ही करने हैं। देखो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, जैसे 40 है 40, तो 40 को देखो कैसे लिख सकते हैं। अब हमें गुणनखंड करने पड़ेंगे उतने जितनी संख्याएं दी गई है। 40 का करना पड़ेगा, 21 का करना पड़ेगा और 7 का करना पड़ेगा। ठीक है, देखो 40 का करते हैं सबसे पहले, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा 20, फिर 2 10, फिर 2 यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर 5 से आ जाएगा 1। तो ये है गुणनखंड। ठीक है, और इसके देखो टुकड़े क्या आ जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 5, ये आ गया 40 का गुणनखंड। उसके बाद में करना है 21 का। देखो 21 का टुकड़ा किस तरीके से करेंगे, 21 यहाँ पर लिखेंगे। अब ये किससे भाग जा रहा है, 3 से जा रहा है, तो 3 से, और यहाँ पर 7। अब ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा, तो इसको लिख देंगे 7 × 3। अब ये क्या हम 7 के टुकड़े कर सकते हैं, क्योंकि 7 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसके और टुकड़े आगे नहीं किए जा सकते। तो 7 को हमें डायरेक्ट वैसा का वैसा लिखना पड़ेगा। अब देखो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि गुणनखंड ज्ञात करना। सेकंड स्टेप होता है कि जो सेम पावर है उन पावर को एक साथ में कंपोजिट करना, मतलब एक साथ में पावर्स को जोड़कर लिखना। अब जैसे 2 की पावर देखो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब ये पावर्स को क्यों जोड़ा, इसका रीजन भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी संख्या का बेस सेम होता है तो उसकी पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, पावर 1 1 1, तो टोटल मिलाकर पावर कितनी हो जाएगी, टोटल मिलाकर पावर हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारी 3। उसके बाद में देखो 5, तो क्या 5 यहाँ पर और कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसकी पावर रहेगी 1, तो पावर रह जाएगी यहाँ पर 1। उसके बाद में देखो 7, यहाँ पर लिखते हैं 7, देखो 1 और 2 पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और उसके बाद में 3, 3 की पावर हमारी 1 है, तो वैसा का वैसा हमने लिख दिया, मतलब कि पावर रह जाएगी 1। अब सबसे पहले हम इसमें ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का फॉर्मूला हमारा था घातों का योग, घातों का योग, ये हमारा फॉर्मूला था अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करने का तरीका। ठीक है, अब देखो पावर कितनी है, 3, तो यहां पर 3 लिख दिया, प्लस पावर कितनी 1, तो 1 लिख दिया, पावर कितनी है 2 है, तो 2 लिख दिया, और 3 की पावर 1 है, तो हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब देखो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या अगर हमें इसके अंदर ज्ञात करनी हो तो वो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो देखो उसके अंदर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब देखो कुल गुणनखंडों की संख्या। अब देखो जब भी कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी हो तो हमारा होता है फॉर्मूला p + 1 q + 1 r + 1। ठीक है, अब देखो p कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर 3 + 1, 3 + 1, q कितना हो जाएगा 1, तो 1 + 1, r हो जाएगा 2 + 1। और देखो आगे 3 संख्या हो तो 3 संख्या तक और आगे भी होता है तो हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब 1 + 1, 1 + 1। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको, 3 और 1 4, 1 और 1 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। अब हमें क्या करना है, इसको आपस में करना है गुणा, 4 दूनी 8, 8 और 6 48, 8 6 48, तो 48 कुल गुणनखंड जो होंगे वो 48 होंगे। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर हमें ज्ञात करनी हो तो उसकी संख्या हो जाएगी हमारी 7। तो ये था हमारा दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इकाई संख्या ज्ञात करना और उसके बाद में गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। जो मेन टॉपिक था वो मैंने
जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो यहाँ पर हमने कवर किया है। ठीक है, उसके बाद में देखो जैसे यहाँ पर हमें एक पावर्स के अंदर अगर हमें देखने को मिलता है और हमें ज्ञात करना होता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और इसका हमारा फॉर्मूला होता है घातों का योग। क्या करना होता है? घातों का योग करना होता है। अब देखो 6 की पावर 18 है, ठीक है, 6 की पावर 18, 7 की पावर 11 और 9 की पावर 13। तो सबसे पहले हमारा काम होता है उनके गुणनखंड करना। तो जो संख्या गुणनखंड की जा सकती है उसका सबसे पहले हमें गुणनखंड करना है। जैसे 6 है, 6 को मैं लिख सकता हूं 3 × 2 और पावर 18 चल रहा है तो पावर 18। 7 के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते तो 7 को 7, और 9 है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, ठीक है, तो 3 × 3, 3 × 3 की पावर 13। उसके बाद में अब देखो जो पावर इनकी है इनको सेपरेट सेपरेट इनकी पावर दे दी जाएगी। देखो 3 की पावर 18 है, जैसे हमने कल ज्ञात किया था 2 × 3 की पावर, जैसे मान लो 6 होता है तो इसको 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6 भी हम लिख सकते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर लगाएंगे। 3 की पावर 18, 2 की पावर 18, 7 की पावर 11 और 3 की पावर 13 और 3 की पावर 13। अब हम क्या करेंगे, सेम बेस है, सेम बेस होती है, उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, मतलब जुड़ जाती है। तो देखो 3 18 प्लस 13 प्लस 13 और 2 की पावर 18 वैसा का वैसा, क्योंकि और कोई सेम बेस वाली संख्या यहाँ पर नहीं है, और 7 की पावर 11। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो हम क्या करते हैं, पावर्स का सम, मतलब कि घातों का योग करते हैं। तो देखो घातों का योग कैसे करेंगे, 18 प्लस 26 प्लस 18 प्लस 11, ठीक है। अब इनको जो जोड़ने पर आएगा वो ही हमारा क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमारी हो जाएगी। तो ये जो तरीका होता है कि कैसे हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब पिछले फर्स्ट ग्रेड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 50 तक की अभाज्य संख्या ज्ञात करो, मतलब कि 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हमारी आती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था। तो क्वेश्चन जो है यहाँ से भी बनने की संभावना रहती है, और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इजी वे में हम इस क्वेश्चन को सही तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ याद करना है कि 0 से 25 तक कितनी संख्याएं, 9 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से 50 तक कितनी, 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 75 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, 21 होती है। और 1 से 100 तक कितनी होती है, 25 होती है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखो 9 15 21 25, ठीक है, 9 15 21 25, 9 15 21 25, इस तरीके से हमें इसको याद करना है, ठीक है। मतलब देखो 9 जो है वो 0 से 25 के बीच में, 15 जो है वो 0 से 50 के बीच में, 21 जो है वो 0 से 75 के बीच में, और जो 25 है वो 0 से लेकर 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। मतलब एक तो तरीका हम ऐसा कर सकते हैं कि एग्जाम के अंदर जब भी क्वेश्चन देखने को मिले कि 1 से 75 तक अभाज्य संख्याएं ज्ञात करो, तो या तो हम सारी की सारी गिनती लिखें और उसमें से उस टाइम छांटना स्टार्ट कर दें, और फिर पूरे पेपर के अंदर हमसे एक ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। और या फिर हम इसको अगर याद कर ले तो कोई भी गलती की संभावना नहीं रहती, और डायरेक्ट क्वेश्चन हमें टिक करना है और एक क्वेश्चन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें याद करना है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है। ये डायरेक्ट याद कर लो और पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट हमें टिक करना है, ठीक है। उसके बाद में ये देखो एक ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। जैसे मैं आपको कहूं कि 5 व 6 के बीच वाली संख्या, तो कैसे ज्ञात करेंगे, क्या हम कह सकते हैं कि 5 और 6 के बीच में आती है 5.5, मतलब 11/2, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 4 व 6 के बीच में आने वाली संख्या, तो हम कह सकते हैं 5। तो हमें कैसे पता चला कि ये 5 ही आएगा, देखो ये क्या तरीका होता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या बट्टा में 2, मतलब 4 + 6/2, तो कितना आएगा 10/2, यहां से आएगा हमारे पास में 5। तो देखो यहां पर हमारा फॉर्मूला होता है कि 2 परिमेय संख्या के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, ठीक है। मतलब 2 परिमेय संख्याएं हैं, उसके बीच में हमें अगर एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो फॉर्मूला होता है a + b। a यहाँ पर क्या है, पहली संख्या,
और b जो है हमारी सेकंड संख्या मतलब दूसरी संख्या। ठीक है, अगर इसी जगह पर हमारे पास में आता है कि दो अपरिमेय संख्या के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, जैसे मैं कह दूं कि 1 व √2 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करो, तो हमें ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है। कौन सा? √ab। यहाँ पर a क्या है? a का वैल्यू है यहाँ पर √3 और b की वैल्यू हमारी √2। तो देखो क्या आ जाएगा, 3 × 2 मतलब 6, रूट का 6, ये हो जाएगा हमारा √3 और √2 के बीच में एक अपरिमेय संख्या। और उसी जगह अगर हमसे पूछ लिया जाता कि 3 व 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करो, फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते। क्या लगा देते? देखो a + b/2। यहाँ पर a क्या है? a है मतलब पहली संख्या 3 और b है दूसरी संख्या बटा 2, मतलब कि 5/2। तो ये फॉर्मूले भी हमें यहाँ पर याद करने हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और एग्जाम के अंदर पूछे जाने की संभावना रहती है। अब देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं कि √3 और √2 के बीच में अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? √ab। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है? 3 और b की वैल्यू कितनी है? 2, और ये है हमारा रूट के अंदर। तो देखो 3 × 2 6, तो √6 जो हो जाएगी हमारी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि ये देखो दोनों अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपके होमवर्क के लिए, ये आपको खुद से करना है, क्योंकि इस टाइप के काफी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। अब देखो 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखो 1 से 25 के बीच में 9 थी और 1 से 50 के बीच में कितनी थी? 15 थी। ठीक है, यहाँ पर थी 15 संख्याएं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारा फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में देखो एक ये क्वेश्चन बनता है कि स्थानीय मान व जातीय मान ज्ञात करो। कई कई बार ये क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलता है कि स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं और जातीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम सबसे पहले देखते हैं। और ये क्वेश्चन जो है छोटी कक्षा में काफी किताबों के अंदर हमें देखने को मिलता है। जैसे मान लो किसी भी संख्या का स्थानीय मान ज्ञात करना है, स्थानीय मान। और यहां पर मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, 7 का स्थानीय व जातीय मान। ठीक है, तो देखो ये कैसे ज्ञात करेंगे। देखो स्थानीय मान का मतलब होता है जो संख्या का हमें स्थानीय मान पूछा गया है। जैसे 7 का स्थानीय मान पूछा है तो यहां पर 7 के नीचे हम 7 लिखेंगे और आगे जितनी संख्या हम उतने क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा स्थानीय मान। और जातीय मान हमेशा सेम होता है। जैसे 7 का जातीय मान कितना होगा? 7 होगा। यहां पर अगर मैं पूछ लूं कि 5 का जातीय मान, तो 5 का 5 ही होगा, 2 का तो 2 का 2 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं यहां पर पूछ लूं कि 5 का जातीय मान बताओ, तो हमारा पैटर्न क्या रहता है? 5 के नीचे 5 लिखो और बाकी जितनी भी संख्याएं उतने हमें क्या लगाने हैं? यहाँ पर 0 लगाने हैं। ये 0 लगा दिया। अब कल को कोई पूछ ले कि 2 का जातीय मान ज्ञात करो, तो 2 के नीचे 2 लिखेंगे। यहाँ पर हमने 2 लिख दिया और आगे कितनी संख्या है? 3 संख्या, तो 3 0 हम यहाँ पर लगा देंगे। तो ये क्या होता है? स्थानीय मान। और उसी जगह जातीय मान पूछ लिया जाता है तो जातीय मान हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। जैसे 5 का जातीय मान 5 रहेगा, 2 का जातीय मान 2 रहेगा, 7 का जातीय मान 7 रहेगा। अब पेपर में प्रश्न कैसा बनने की संभावना है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। पांच व के स्थानीय व जातीय मान में
अंतर ज्ञात करना है, अंतर। ठीक है, इसमें अंतर किस तरीके से ज्ञात करना है, क्योंकि देखो डायरेक्ट क्वेश्चन हमें नहीं पूछा जाएगा कि स्थानीय मान ज्ञात करो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है कक्षा 3 का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाइड करके इस क्वेश्चन को पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखो स्थानीय मान और जातीय मान में हमें अंतर ज्ञात करना है, किसके, 5 के। देखो जातीय मान हमें पता है, हमें देखने की जरूरत ही नहीं होती, जातीय मान का मतलब होता है सेम संख्या, जातीय मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब सोचना किसके अंदर है, सोचना है हमें स्थानीय मान के अंदर। तो देखो स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा है उस संख्या को वैसा का वैसा हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे 5 का पूछा है तो 5 के नीचे 5 लिख दिया। अब बाकी जो संख्या है उतने हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, ये 0 लगा दिया, ये हो जाएगा हमारा स्थानीय मान। कितना हो जाएगा, 5000। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इन दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर ज्ञात करना है। और अंतर ज्ञात करने के लिए हम संख्या को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। 5000 माइनस 5 तो कितना बच जाएगा, 6995। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या ज्ञात करते हैं, स्थानीय मान, जातीय मान ज्ञात करते हैं, और इसी तरीके से हम माइनस करके उन दोनों का अंतर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो एक पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ पर और रहता है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, देखने में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन अगर ये तरीका हम सीख जाते हैं तो बिल्कुल आराम से हम उसको कर सकते हैं। देखो क्या तरीका है इसको करने का, देखो जैसे यहाँ पर है √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस, ये देखो कहाँ तक चल रहा है, ये चल रहा है अनंत तक, इन्फिनिटी तक ये हमारा चल रहा है। तो इसको कैसे टुकड़े करेंगे, किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे, देखो जो संख्या हमें यहाँ पर दी जाती है उस संख्या के लगातार टुकड़े हमें यहाँ पर करने हैं। जैसे 30 है, 30 का टुकड़ा होता है 6 × 5, और ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमेशा वो टुकड़ा यहाँ पर दिया जाता है जिसके लगातार टुकड़े हो। ठीक है, तो जैसे 30 था तो 6 × 5। ठीक है, अगर बीच में प्लस दिया गया है तो बड़ी संख्या हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा 6। अगर बीच में माइनस का निशान है तो हमारा छोटी संख्या जो है आंसर हो जाएगा, मतलब कि इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल इसके ऊपर और देखो, 56 प्लस 56। ठीक है, ये चल रहा है हमारा अनंत तक। इसी तरीके से यहाँ पर है 56 माइनस 56 माइनस 56, इस तरीके से ये हमारा इन्फिनिटी तक चल रहा है। अब हमें बताना है कि इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या आने वाला है। तो हमारा क्या पैटर्न रहता है कि यहाँ पर जो भी संख्या दी जाती है उसके हमें लगातार आने वाले टुकड़े करने हैं। ठीक है, देखो 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56। अब सेकंड जो स्टेप था वो क्या था कि अगर बीच में प्लस है तो बड़ी वाली संख्या उत्तर हो जाएगा, मतलब कि 8 इसका उत्तर हो जाएगा। और बीच में अगर माइनस है, जैसे यहाँ पर माइनस है, तो हमारी छोटी वाली संख्या जो है हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल इसका देखते हैं, 110 प्लस 110 प्लस 110। ठीक है, अब ये है, अब इसका क्या करना है, हमें लगातार आने वाली संख्या के रूप में इसका टुकड़ा करना है, मतलब 11 × 10 तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब हमारा आंसर क्या बनेगा, अगर बीच में प्लस है तो बड़ी संख्या उत्तर हो जाएगा, मतलब कि 11 उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो हमारा जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाता है, 10 जो है हमारा आंसर हो जाता है। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। और नंबर सिस्टम का जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। कल की क्लास के अंदर जो है नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले इस क्लास का रिवाइज करना है, साथ ही साथ में पिछली 3-4 जो भी क्लास हुई है सभी क्लास की टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर्मूले सभी रिवाइज कर लेना, जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट क्लास में आपको करने के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्ट आएगा और आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका देखेंगे। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इसी पैटर्न के आपको देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल अच्छे से सभी नोट्स को आपको रिवाइज करना है। थैंक यू।